सवाल उठ करके आ गया, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b, तो ऑप्शन इज सी। अगला सवाल, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक इंडक्शन b। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास ये बार मैग्नेट इस तरीके से रखी हुई है। If a force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be। अच्छा, फोर्स F लग रहा है, हमें बोला जा रहा है कि इसके ईच एंड पे फोर्स लग रहा है F। वैसे तो हमें पता है ये एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट पे नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0, लेकिन इसके ऊपर टॉर्क कुछ ना कुछ होता है, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फोर्स होगा, इधर लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा, उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। बताओ वो फोर्स कितना है? जल्दी से इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑलराइट, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। यहाँ पर क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आ जाती है सिंपली mb, या फिर यहाँ पे अगर वैल्यू दी है कैपिटल M तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल M। टॉर्क की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमने रोटेशनल जब पढ़ा था चैप्टर तब हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास इस तरीके से रॉड है, इस पे फोर्स लग रहा है F, इसकी लेंथ है L और इस पे लग रहा है फोर्स F, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाती है F इंटू लेंथ L। तो हमसे जो लेंथ L पूछी है उसकी वैल्यू हो जाती है mb डिवाइडेड बाय F। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। A coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that magnetic field B is in the plane of the coil। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक कॉइल बना दी है। वो इस तरीके से है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड B है, हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल भी इसी प्लेन में है, सेम प्लेन में है। तो हमारे पास कॉइल का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, या तो इधर होएगा या इधर होएगा। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पर एक्चुअली मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इफ ड्यू टू अ करंट I इन द ट्राइंगल अ टॉर्क टाउ एक्ट्स ऑन इट, द साइड L ऑफ द ट्राइंगल इज। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? इसको ऐसे सॉल्व करना है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू mb, m की वैल्यू हो जाती है NIA जो हमारा फॉर्मूला। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ कि हमारे L की वैल्यू कितनी आ रही है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है m क्रॉस b। टॉर्क की वैल्यू तो टॉर्क के बराबर ही लग रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? n इंटू आई इंटू ए। करंट की वैल्यू हमें I दी हुई है, यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ कॉइल्स का कोई जिक्र नहीं है तो उसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 1। और एरिया क्या होता है? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है L। अभी इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इसकी साइड ये L है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाली जो हाइट हो जाती है हमारे पास L इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी कि √3L बाय 2। एरिया की वैल्यू होती है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू परपेंडिकुलर यानी √3L बाय 2 इंटू बेस यानी कि L, और एरिया आ जाता है यहाँ से हमारा √3/4L²। ये एरिया की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B, तो टॉर्क इज इक्वल टू I √3/4L² B। यहां से हमारे पास आ जाता है L² इज इक्वल टू 4 टाउ अपॉन √3IB। L की वैल्यू आ जाती है 2√टाउ अपॉन √3IB, विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। A bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a period t. What happens to its period of motion if its mass is quadrupled? यानी कि 4 गुना अगर उसके मास को हमने कर दिया है तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाय
mb। ये फॉर्मूला कहाँ से, आप इस फॉर्मूले को भी डेराइव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो चेंज नहीं होगा बार मैग्नेट का, हमने सिर्फ मास डबल किया है, हमने और कुछ चेंज नहीं किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी भी चेंज नहीं होने वाला है, 2 पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर होएगा टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी बार मैग्नेट के लिए उसको हम एक रॉड मान सकते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर बाय 12। तो यहाँ से फिर से आ जाता है, लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने उसका मास 4 टाइम्स कर दिया था। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने मास को 4 टाइम्स कर दिया है तो हमारा टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाती है टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी, हमारा आ जाता है मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ न्यू टाइम पीरियड 2t। इसको आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि पहली बात तो ए ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी चीज को भारी कर देंगे तो देखो उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा था, वो तो उतना ही लग रहा था, सिर्फ उसको भारी कर दिया था, वो धीरे धीरे उसकी एंगुलर वेलोसिटीज बदला करेंगे। तो टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ना ही है, टाइम पीरियड कम तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर हमने सिर्फ छोटा सा वेरिएशन किया है तो हमारी थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एम बी थीटा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, यहाँ पे के हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। और जैसे ही हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, हम सीधे सीधे टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख देते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर के की वैल्यू आप एम बी रख दोगे तो हमारे पास फिर से यही वाला फॉर्मूला आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 2 magnets of magnetic moments capital M and 2m are placed in a vibration magnetometer with the identical poles in the same direction. The time period of vibration is T1. If the magnets are placed with opposite poles together and vibrated with time period T2, then हमें बताना यहाँ पर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास इसमें देखो हो क्या रहा है, हमारे पास 2 मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों को हम हमेशा जोड़ करके तो रखते हैं। तो हमारे पास मान लो इस तरीके से 2 बार मैग्नेट है, एक है M, दूसरी है 2m। अगर हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो उन दोनों का मास, लेंथ वगैरह सब वो एक रिजिड ज्योमेट्री बन जाती है और हमारे पास क्या चीज फिक्स हो जाएगी, इन पूरे कॉम्बिनेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो वैल्यू तो सेम हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी। पिछले केस में हमारे पास I की वैल्यू चेंज हो रही थी, इस बार हमारे I की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम इस एक बार मैग्नेट को पलट देंगे तो हमारे पास M की वैल्यू, जो M रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, B की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, I की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट M। और हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को इस तरीके से अलाइन करेंगे, दोनों एक ही दिशा में पॉइंट करते हैं, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है 3m। अगर हम एक को उल्टा कर देते, दूसरे को ऐसे कर देते, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2m माइनस m, यानी कि सिर्फ m रहता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक केस में हमारे पास, जिस बार हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम है उस वक्त टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो ठीक है, 2 magnets of magnetic dipole moment are placed in a vibratometer together with the identical poles in the same direction। तो इनिशियली T1 हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला, ये T1 है, ये T2 है। हमें पता चल जाता है कि T2 बड़ा आएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा है, T2 is more than T1, C is the correct answer। आगे चलते हैं। अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, फिर से वैसे ही सवाल आ गया क्या। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज अ स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet will be। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
हमारे पास टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2π√I/m/b। इस बार हम लोग ना ही I में कोई चेंज कर रहे हैं ना ही m में कोई चेंज कर रहे हैं, इस बार हम चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं। इनिशियली हमारे पास मान लो इस डायरेक्शन में 24 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था, बाद में हमारे पास इस डायरेक्शन में 24 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का तो रह गई, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इस तरफ ऐड कर दिया है 18 माइक्रो टेस्ला का, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया, कहीं से कुछ ना कुछ किया होगा तार वाला लपेट के, तो हमारे पास इफेक्टिवली बचता है सिर्फ 6 माइक्रो टेस्ला इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को कितना कर दिया, 1/4। यहां पर हम क्या देखते हैं, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√of मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमने 1/4 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड कम कर देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और हमारे पास क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो T2 विल बी 2 times of T1, यानी कि 2 times of 2 second which is equal to 4 second। ऑप्शन नंबर D is the correct answer। Next question. For protecting a sensitive equipment from the external electric arc, it should be, theoretical question आ गया, wrapped with insulation around it when current is passing through it, okay, placed inside an iron can, surrounded with fine copper sheet, placed inside an aluminum can, wrapped with an insulation around it। देखो जब ये आप इंसुलेशन में उसको लपेट दोगे, इंसुलेशन सिर्फ आपको धूल मिट्टी से बचा सकता है और किसी चीज से नहीं बचा पाएगा। अगर आप उसे आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम जो कि कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में लपेट दोगे या कंडक्टर के डब्बे में अंदर डाल दोगे तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई उसकी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले से हम बच जाते हैं, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड आकर के आपको परेशान कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए हमें एक ऐसा कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लेना चाहिए, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। तो हम ले लेंगे प्लेस इट इनसाइड एन आयरन कैन, उससे हमको मिल जाती है मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं उसको कुछ, या फिर शील्डिंग। ये बना होता है सॉफ्ट आयरन और हाई परमिएबिलिटी। तो ये किस तरीके से काम करता है, सॉफ्ट आयरन का हाई परमिएबिलिटी है, तो इसमें ऐसा होता है, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, तो अगर यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर नहीं चला, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इसके कोर में रहने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा नहीं कि यहाँ से निकल करके बाहर अलग निकल जाए या इधर भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी आयरन के अंदर रहना चाहेगा। तो आयरन के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उस मैग्नेटिक फील्ड से बच जाएगी, उसकी शील्डिंग हो जाएगी। हमारा आंसर भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -m.b। माइनस यहीं का यही है, m की वैल्यू है 0.4 और b की वैल्यू है 0.16। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो m डॉट बी, अच्छा ये वेक्टर थे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -mb cos थीटा। हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसी डायरेक्शन में हमारा m रहा होगा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है और cos थीटा की वैल्यू अपने आप 1 हो जाती है। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, 0.16 इंटू 4 कितना होता है, 64, और हमारे पास 3 यहाँ आ जाएगा, -0.064 जूल। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल। A bar magnet having a magnetic moment of 2 into 10 raised to power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B की वैल्यू आ गई है, exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction of 60 degree from the field is। बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B। पहले हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस दिशा में था, अब उसको फाइनली इस दिशा में कर दिया गया है कि उसका एंगल हो गया है 60 डिग्री। उसको उल्टा घुमाया हमने तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कितना है,
उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो चेक कर लो दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बड़ी है, वही हमारा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो जाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन। मान लो ये है हमारी सिचुएशन नंबर 1, ये है हमारी सिचुएशन नंबर 2। तो हमने सिचुएशन नंबर पे कुछ वर्क किया, सिचुएशन नंबर 2 में पहुंच गए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। वर्क डन हमसे पूछा है, तो वर्क डन की वैल्यू आने वाली है U2 माइनस U1। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करते हैं। U2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। माइनस एम डॉट बी कॉस 60 माइनस एम डॉट बी इंटू कॉस 0। यहां से हमारा एम बी को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है एम बी डिवाइडेड बाई 2। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर हम यहाँ से पूरा 90 डिग्री घुमाते हैं तो उसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है एम बी। अगर यहाँ से मैं पूरा यहाँ तक घुमाता हूँ तो वर्क डन करना पड़ता है 2 MB। और 60 डिग्री पे एक्चुअली हमें हाफ उसका करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री पे आएगा ये आंसर। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। वैल्यूज रखो, m की वैल्यू है 2 इंटू 10⁴, b की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4। नीचे हमारे पास 2 से 2 कट गया, 6 हमारा आंसर आ जाता है सीधे सीधे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, बहुत अच्छा सवाल इसको बोला जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। अगला सवाल देखते हैं। A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be. तो ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड से हमने उसको फिर 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो हमें कुछ वर्क डन दिया हुआ है। और अब इसके ऊपर देखो, वापस ये मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में टॉर्क लगा रहा होगा, तो टॉर्क लगाएगा तो ये घूम जाएगा, लेकिन उसे घूमने से रोकने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या है वो हमसे पूछे। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पर वर्क डन टू मूव 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है MB/2। पिछले केस में हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाती है MB। अच्छा, वर्क डन इन 60 डिग्री वो हमें दिया हुआ था √3, तो हमारे पास MB की वैल्यू आ जाती है 2√3। अब हमें कितना टॉर्क लगाना है वो हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, यानी कि MB sin थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा MB √3/2। अच्छा, हमें MB की वैल्यू हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं 2√3, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो यह आ जाता है 2√3 इंटू √3/2 और हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाता है 3 न्यूटन मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। एक बात का ध्यान देना, सवाल गलत है। हमसे जिस वक्त हम यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं उस वक्त बताया जाता है हमें कि ये जूल और न्यूटन मीटर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों को आप रिप्लेस इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने न्यूटन मीटर को जूल से ही लिख दिया, तो कुछ खुद कई सवाल पूछते हैं, कहीं खुद ही उल्टा पुल्टा कर देते हैं। यूनिट सब गलत है, हमें न्यूटन मीटर यूज करना चाहिए था यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल, द वर्क डन इन टर्निंग एंड अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M by an angle 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. The value of n is। बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री पे रहता है, उससे 60 डिग्री लाने पे हमें वर्क करना पड़ता है कितना, वर्क डन इन 60 डिग्री इज इक्वल टू MB/2। इसको अगर हम पूरा का पूरा 90 डिग्री लेके आ जाते हैं तो वर्क डन इन 90 डिग्री इज इक्वल टू सिर्फ MB। अब वर्क डन इन 90 को इन्होंने बोला वर्क डन इन 90 इज इक्वल टू n टाइम्स वर्क डन इन 60, यानी कि MB इज इक्वल टू n टाइम्स MB/2। यहाँ MB से MB कट जाता है, हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे 2। ऑप्शन नंबर A को आप मार्क कर सकते हो।
अगर आपको ये कोई भी फॉर्मूला नहीं आता था तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऑप्शंस इतने अच्छे हमें दिए हुए हैं। हमें ये तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि वर्क डन 90 डिग्री घुमाने में ज्यादा